risk management. Last lecture we had seen the concept of risk management, what is risk and how to manage that. Now let's see what this chapter will contain about the risk management for project management. Now, definition of risk and risk management, categorizing risk, that means how do you classify the risk and how do you manage the risk. Now, if you see the risk management, there are four basically steps over here which we have. फर्स्ट पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज करो, मतलब कौन सा कितना घातक है, कौन सा कितना नुकसानदायक है, कौन सा कितना तकलीफ देने वाला है, आइडेंटिफाई दैट, उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब उसको वापस नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करो, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद देखो कि वापस से वो आ तो नहीं रहा है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, घर में चूहे, कॉकरोच, छिपकलियां है, मेरे घर में तो है बाबा, वो मेहमान लोग तो है यहाँ पर आते ही रहते हैं। मेरे पास सबसे बड़ा रिस्क है, खाने पीने का सामान उतर के चले जाते हो चूहे लोग। तो मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, ये मेरा घर के सब सामान को खा जाएगा करके, तो मैं उसको एनालाइज किया कितना सीरियस है। ये देखा, रात को टमाटर को खुला रख दोगे तो सुबह तक आधा टमाटर गायब हो जाता है, ओ खा के चला गया, तो उसको ढक के रखो। फिर बाद में चावल गेहूं जो भी है वो निकाल लिया थैली में से, उसको थैली में बांध दो और चेयर पे रख दो या ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पहुंच नहीं पाएंगे। एनालाइज किया मैंने ऐसा कि क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो बहुत नुकसान हो रहा है मेरा, तो मैं उसको आइडेंटिफाई किया। फिर उसके साथ प्लानिंग किया, प्लानिंग करके क्या किया, मैंने ये देखा कि वो मेरे को वापस से वैसा नुकसान ना करे, तो मैं उसको पैक कर दिया अच्छे से और उसको डब्बे में रख दिया या जो भी रख दिया हो। और उसके बाद देखा मैं डब्बे को तो काट नहीं रही है, नहीं, डब्बे को नहीं काट रही है, तो जो मेरा रिस्क था पहले खाना वाना सब दाल चावल सब सब्जी वगैरह सब उतरने का, वो अभी नहीं हो रहा है। तो जो मेरे को रिस्क था रोडेंट से, वो मैंने यहाँ पर उसको हैंडल कर लिया। दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क इन प्रोजेक्ट ऑल्सो। दैट मीन्स यू नीड टू चेक कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन से स्टेप रिस्की है, कितना सीरियस हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली अगर कॉन्शियसली एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, मजाक में करता हूँ, तो कितना मेरे को लॉस हो सकता है, और वो नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके लिए क्या करूं, और वो अगर मैंने कर भी दिया तो उसको मैं चेक करूंगा कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर विद दिस 4 पॉइंट एवरीवन? आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will also look at the PERT risk and critical chain. Critical chain होता क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। Okay. Now, definition of risk पढ़ो, कल हमने डिस्कस किया बहुत कुछ, पढ़ो फटाफट एवरीवन। ये अलग अलग प्रिंस 2 करके टास्क है, एक ये व्हाट यू से प्रोसेस है, उसके हिसाब से क्या रिस्क है उसका, हर एक का अलग अलग डेफिनेशन रहता है। अगर मुझे पूछोगे रिस्क क्या है, मेरा डेफिनेशन अलग रहेगा, मैं अगर तुमको पूछो तो तुम्हारा डेफिनेशन अलग रहेगा। तो वैसे प्रिंस 2 करके कंसेप्ट है, उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या दिया है वो है। पीएमबीओ के करके दूसरा कंसेप्ट है, उसका डेफिनेशन क्या है वो दिया हुआ है। क्लियर एवरीवन? पढ़ा ये स्लाइड? एनी डिफिकल्टी इन एनी पॉइंट? लास्ट के 2 पॉइंट समझ में आ गए?
सर Yes. लास्ट पॉइंट नहीं समझ में। कौन सा वाला? They involve a possible cause and its effects. Cause and effect, these two are the concept which goes in hand. मतलब अब जैसे मैंने बोला मेरे घर में जो रिस्क था, रिस्क क्या था मेरे घर में? अननेसेसरी पीपल आर कमिंग और अननेसेसरी मेंबर्स आर कमिंग और अननेसेसरी लिविंग बीइंग इज कमिंग व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू बी देयर। तो वो आ रहे हैं। कॉज क्या है उसका? माइट बी ऊपर छत के यहाँ से कहीं से खिड़की वगैरह खुला रहता है, वहां से आ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है एंड इट्स इफेक्ट्स, दैट इज इट इज ट्रबलिंग और इट इज affecting it badly in some or the other ways, financially as well as you can say that फाइनेंशियली भी अफेक्ट कर रहा है मेरे को वो, और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मतलब उसको ढूंढ के उसको पकड़ के मारने में मेरा टाइम जा रहा है। सो दैट मीन्स दैट इज अ पॉसिबल कॉज एज वेल एज एंड इट्स इफेक्ट्स वी नीड टू आइडेंटिफाई। यहाँ पर एग्जांपल ने क्या दिया है? डेवलपर लीव्स, उसकी वजह से क्या होगा मेरा? अगर कोई डेवलपर बीच में छूट टास्क डिले हो जाएगा। तो मेरा कार्ड क्या हो जाएगा? टास्क डिले हो जाएगा। क्यों डिले हो जाएगा? क्योंकि उसका काम जो था वो बाकी लोगों को करना पड़ेगा उनके अलावा, क्योंकि खुद के काम के अलावा। या तो फिर किसी और को हायर करो और उसको ट्रेन करो, तो हायर करके ट्रेन करने में टाइम तो जाएगा ही, तो टास्क मेरा डिले होगा। तो ये होता है मेरा कॉज एंड इट्स इफेक्ट्स। अब डेवलपर छोड़ के क्यों गया? उसकी मर्जी भाई, उसको डबल सैलरी ऑफर कर रहा है सामने वाला कोई। अब वो तो नहीं बैठने वाला है कि नहीं नहीं ये मुझे पूरा करके जाऊंगा मैं। डबल सैलरी ऑफर कर रहा है, ये कंपनी ने बोला कि नहीं दे सकता मैं तेरे को, ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द रीजन। तो अगर ऐसा हो गया तो उसका टास्क डिले हो जाएगा 1 month, 2 months और 3 months, वॉट एवर इट इज। So that is, it is involving a possible cause and effect. Cause and effect ये हर जगह पे रहता है। Getting? Yes, sir. Arif concept clear है बेटा? Yes, sir. हाँ सर हाँ। Okay. Can we go to next slide then? यस सर। देखो कैटेगरीज क्या क्या हो सकते हैं। मतलब रिस्क मुझे किस किस से हो सकता है? एक्टर, एक्टर सैलमन बॉय या सुशांत सिंह राजपूत, वो एक्टर। एक्टर मतलब कौन यहाँ पे? सलमान बॉय या सुशांत सिंह राजपूत? कौन कौन से? कोई नहीं। Common कोई नहीं। people जो यूज करेगा अपना। पीपल। क्यों जामुन नहीं चलेगा? बरगद नहीं चलेगा? यूजर्स है। Actors means the people who are involved in the development. Okay, personal you can say that. Actors, technology, ये कैसे रिस्क हो सकता है भाई? जो सॉल्यूशन दे रहा है वही रिस्क होगा। How can the technology be a risk? So वो टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब से वो तो अपना एनालाइज तो कर ही रहे हैं ना पहले। लेकिन सर अभी मतलब करंट की बात नहीं हो रही, मतलब फ्यूचरली भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी जो मैं सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ 1 साल के बाद हो जाए, उसको भी सपोर्ट ही ना मिले वेरियस के। तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में नए नए एडवांसमेंट इतने होते जा रहे हैं डेली डेली कि 1 साल पहले का जो सिलेबस था, जो कंसेप्ट पढ़ा था, वो अभी वैलिड नहीं रहता। तो अभी IoT, AI, NLP, ML ये सब नए कंसेप्ट है, लेकिन ये सब आया पाइथन से। अब पाइथन को एक्सटेंड करके उन्होंने किया है, तो पाइथन तो है ठीक है, लेकिन अभी पाइथन पे और पाइथन पे नहीं मिलता अभी। तो पाइथन का हमको ML भी आएगा, NLP भी आएगा, AI भी आएगा, IoT भी आएगा, सब आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक तरह से रिस्की है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे 2 या 3 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी वैसे ही रहेगा, उसका अलग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा। दैट इज द टेक्नोलॉजी रिस्क। और ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो मैंने यूज किया है दैट इज लिटिल बिट केयर टू बी टेकन,
कॉशियस रहना चाहिए. यू कैन नॉट बी द नो नो ऐसे चलता है बोल के नहीं चलेगा. फॉर एग्जांपल हमारा लिफ्ट जो रहता है ना, लिफ्ट में जो दरवाजा बंद होता है ना, देखो हमें बोलते बच्चों के साथ, बच्चों को लिफ्ट के साथ खेलने मत दो बोलते. क्यों? हो सकता है कि लिफ्ट कभी अटक जाए. लिफ्ट हाथ अटक फंस जाए, जाए. लिफ्ट हाथ अटक जाए, फंस हाथ सकता है. फंस जाए. हाथ और फंस देखा गया जाली वाला जो लिफ्ट है ना, जाली वाला लिफ्ट वो सबसे डेंजर रहता है, क्योंकि बच्चे लोग हाथ पे डाल देंगे बीच में, तो रिस्क है वो. तो है वो टेक्नोलॉजी अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन रिस्क है वो. तो उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग? उससे अच्छा क्या, डोर वाला लगा दोगे. वो ऑटोमेटिक डोर वाला लगाएंगे सर. सीढ़ियों से उतर जाओ ना भाई, सीढ़ियों से आ जाओ ना. एक ही फ्लोर या फ्लोर रहेगा, चढ़ नहीं सकते क्या एक दो फ्लोर? अगर 15-20 फ्लोर है तो समझ सकते हो, चल भाई वहां पर किसी न किसी को तो साथ में जाना पड़ेगा. लेकिन अगर एक दो फ्लोर है तो उसके लिए भी लिफ्ट चाहिए क्या? चल के नहीं आ सकते क्या? और हैंडीकैप लोग भी रहते हैं ना. हैंडीकैप दैट इज एक्सेप्टेड, वहां पर तो लिफ्ट के जो ऑप्शन नहीं रहेगा. तो लेकिन हैंडीकैप भी करेगा तो अकेले तो नहीं आएगा ना वो, समवन विल बी अकम्पनिंग देम. दैट मींस जो समवन जो है उसको भी पता होना चाहिए कि रिस्क क्या है. पता चला एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा जा रहा है, नहीं नहीं मैं उसको लेके जाऊंगा करके, अबे दोनों बच्चे ही है रे. They should be knowing what is the risk involved with the technology. Then only you can say that yes, we can handle that technology, we can handle that risk properly. Then task मतलब जो भी मैंने काम दिया है मेरे टीम को, मुझे पता है वो लोग कर लेंगे. ये मेरी गलतफहमी थी. मतलब नया टास्क है, नई टीम है, पहली बार कर रहे दोनों भी, लेकिन करना तो है किसी ना किसी को तो. अब मैंने दे दिया उनको, वो लोग बराबर परफॉर्म किए तो ठीक, नहीं किए तो मेरा लॉस. दैट मींस टास्क इज आल्सो अ रिस्क. एंड देन स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट का मैंने ड्यूरेशन बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था कि ये 1 साल लगेगा, लेकिन जबकि मैं उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया. 1 साल नहीं लगता, कम से कम 2 साल लगता है. तो मेरा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर था वही बराबर नहीं था, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तो पूरा होने से रहा. तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ रिस्क. And not only these individuals will be risk, collectively also might be risk. मतलब टास्क और एक्टर, ये दिख रहा लाइन टास्क और एक्टर का. मतलब मैंने टास्क ऐसे एक्टर को असाइन किया कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए. ना एक्टर टास्क समझ पाया, ना टास्क एक्टर को समझा पाया. दोनों मिलकर भी एक रिस्क बन गए. टेक्नोलॉजी मैं डॉटनेट में बनाने के लिए बोला उसको, ठीक है डॉटनेट में बना लेंगे, लेकिन डॉटनेट बनाने के टाइम पे ऐसा हो गया कि वो जो स्ट्रक्चर डॉटनेट के लिए बना ही नहीं था. जो मेरा प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो डॉटनेट के लिए बना ही नहीं था. वो मैं समझ नहीं पाया. सो दैट इज स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. एंड इट माइट बी द कलेक्शन ऑफ ऑल फोर. एक्टर्स ऐसे चुने जिनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, टेक्नोलॉजी ऐसे बनाया जो टास्क के हिसाब से नहीं है, टास्क ऐसे बनाया जो स्ट्रक्चर को मैच नहीं करता है. So it can be anything. It can be individual, it can be collective, and it can be anyone or all of them. समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, Next, sir. how Yes do you sir. approach the risk management? That is proactive and reactive. Proactive मतलब क्या होता है कि पहले से ही रिस्क को समझ लेना, भाप लेना. यस ये रिस्क आ सकता है, मुझे संभल के रहना होगा. दैट इज प्रोएक्टिव. होने वाला है मुझे पता है, इसलिए मैं रेडी था उसको हैंडल करने के लिए. एंड रिएक्टिव, जब तक कुछ हो ना जाए तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा. रिएक्टिव, रिएक्शन कहते हैं ना हम लोग, दैट इज रिएक्टिव. प्रोएक्टिव मींस पहले से ही अलर्ट रहना. रिएक्टिव मतलब होने के बाद उसको एक्शन लेना. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन से फॉर प्रोएक्टिव, क्या हो सकता है जो रिस्क लोग पहले से समझ लेते हैं कि ये रिस्क हो सकता है सर. कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, जहां पर मुझे पता चला कि ये रिस्क हो सकता है.
कोई भी एग्जांपल ना। कोई भी सर एग्जाम्पल। बारिश में घर से बाहर निकलना, गाड़ी चला के निकले। हाँ, बारिश में स्कूटी चला। बारिश में स्कूटी चलाना तो ठीक है, और बारिश होने वाला है ये मुझे पता चला कैसे? कड़क धूप थी और मैं समझ गया बारिश आने वाला है किधर, बराबर ना? नो नहीं सर, जब क्लाउडी रहेगा तो। क्लाउडी रहेगा तो मुझे लगा कि बारिश आने वाला है, तो मैंने क्या किया, भागते हुए गया और भागते हुए आ गया। ये भी काम करना। तो क्या करते हम लोग वहां पे फिर प्रोएक्टिव, बारिश आने वाला है मुझे पता है कि मुझे सामान लाना जरूरी है, भी जाना है, नहीं लाऊंगा तो घर पे खाने के वादे हो जाएंगे, तो क्या करूंगा मैं, बारिश में सामान बिक जाएगा। नहीं, अम्ब्रेला साथ में लेके। छतरी छतरी नहीं तो रेनकोट लेके जाएंगे आप। रेनकोट या अम्ब्रेला लेके जाके साथ में, दैट मींस आया तो भी मैं उसको हैंडल करूंगा, नहीं आया तो भी ठीक है। कभी कभी मैं ऐसे एड़ा बना के जाता, बारिश हम लोग को दिखता है बारिश आएगा आएगा करके, मैं 1 घंटा मार्केट में घूमा, एक बूंद बारिश नहीं गिरा। अभी भी वैसे ही है, मतलब मैं जो डरा था खाली आऊंगा आऊंगा करके, लेकिन आता नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि आ सकता है, तो मैं छाता लेके गया और मैं वहां पे आजू-बाजू से सब्जियों की दाल चावल की दुकान सब खरीद के लेके आया। बारिश नहीं आया, लेकिन बारिश नहीं आएगा, मैं फटाक से जाके आता हूँ, मार्केट जाने का है, आधे घंटे का काम है, मैं जाके आता हूँ। मैं घर से निकला मार्केट में, आधे रास्ते पहुंचा तो बारिश आ गई, क्या करूँ, वापस उल्टा रिवर्स आ जाऊंगा, अब क्या जाऊंगा आधा रास्ते जाने के बाद, क्या करते थे? जाके खड़े हो जाते। रिएक्ट करते हैं कि बाबा अब क्या करूं मैं, खाता भी नहीं है, थैली में उसमें कैरी बैग मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, तो मैं ऐसे कि मैं जहाँ पर मुझे बारिश नहीं लगेगा, मैं अपने शेल्टर सब में। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, वॉइस स्लो आ क्लियर रहा है। नहीं है। सर वॉइस बहुत स्लो है। सर बहुत सर बहुत कम आ आवाज रहा है। बहुत स्लो आ रहा हाँ, समझ है। में नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, बैकग्राउंड साउंड बहुत है। हाँ, ऐसा लगा कि अरे सर बैकग्राउंड साउंड डिस्टरबेंस नहीं, है। माइक डिस्टरबेंस है। नहीं सर, माइक डिस्टरबेंस है, मतलब ऐसा सर लग रहा है आप आपकी माइक से बहुत आवाज नहीं दूर आ हो। रही है। हाँ सर, हवाएं चल रही लग रहा है सर। हाँ, विंडो चालू है। फैन भी बोल लो। चूम रहा है सर कान में। सर अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ सर, अभी तो सर कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, सर आप घर के बाहर बैठे हो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या सर? अटेंडेंस के लिए बोल रहे हैं। ये सर कैसे यार, मैं सरकारी नहीं हूँ भाई, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ।
एनीवेज अटेंडेंस लिंक आया सबको? देखो जरा, यस सर आया। तो फटाफट लिंक बात तब तक ऑर्डिनरी रिस्पांस आना चाहिए, तब तक देखते नेटवर्क स्टेबल हो जाता है क्या। अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी क्लियरली सुनाई दे रहा है? हाँ सर थोड़ा हाँ समझ सर, में आ रहा यस है। सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा लो लो है लेकिन वॉइस है समझ लेकिन में आ चलेगा रहा सर। है। सर डिस्टरबेंस अभी भी है सर, लेकिन काफी डिस्टरबेंस है। मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पर, घर पे कोई नहीं है ना, मेरे आजू बाजू में चिल्ला रहा है ना, या मैं अकेले चिल्ला रहा हूँ। फिर से एकदम तेज हवा जैसे चल सर रहा जैसे हवा चल रही है सर सर, हवा। जैसे लग रहा है कोई बगल में मिक्सी चला रहा है। है। ए रुक बे, सर ऐसा लग रहा है आप एक एक मिनट, एक रूम मिनट। छोड़ के आप बात कर रहे हो। भी आ रहा है आवाज? लो है लेकिन सर समझ में आ रहा है। नाउ प्रोएक्टिव मींस, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दिया मैंने अभी, बारिश आने वाला है, मुझे पता है, छाता लेके गया, बारिश आ भी गया, ठीक है, मेरे पास छाता है, मैंने छाता ओपन किया, जो भी परचेस करना है परचेस किया, और मैं वापस घर पे आ गया। दैट इज अ प्रोएक्टिव। And being a proactive saves your time also, because you have the prevention or you have the steps to be taken so that it will not harm you. अगर छाता नहीं है तो मुझे वहां पर दुकान में रुकना पड़ेगा, जहाँ पे मैं रुका वहां पे रुकना पड़ेगा। कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक बारिश नहीं रुका तब तक रुकना पड़ेगा। बारिश अगर आधे घंटे तक रुका ही नहीं तो मेरा टाइम था जाके आने का, मैं वहां पे अभी तक पहुंचा भी नहीं हूँ। So that is reactive. That means I have to wait. अगर मुझे टाइम बचाना है तो मुझे रिस्क लेके भीगते हुए जाना पड़ेगा, पैसा भीग जाएगा, मोबाइल भीग जाएगा, सामान भीग जाएगा, सब भीग जाएगा। अगर टाइम पे आना है तो वो रिस्क ही रहेगा। जो सामान लेके आया वो कुछ मतलब का नहीं रहेगा, मैं भीग के आया, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। So proactive is always favorable than reactive, because पहले से अगर तुम सावधानी बरतोगे तो दुर्घटनाएं नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। बस सावधान रहे, सतर्क रहे, मकसद बचाना है। जय हिंद। ओके, सो दैट इज अ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोचेस। पढ़ लो फटाफट, तब तक ये दोनों दो पॉइंट पढ़ लिया क्या? दोनों पॉइंट दोनों का? Yes, sir. नाइस। रीड दिस ऑल 4 पॉइंट्स, पढ़ लो ये क्या है ये, और बताओ कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। Point need to be Yes, discussed, sir. any point need to be cleared? Can we move ahead? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जो मैंने पहले बताया था, Yes, sir. ये फ्रेमवर्क है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, ये भी पढ़ लो फटाफट। रिस्क क्या हो सकता है, उसमें से कौन सा सीरियस रहेगा, कौन सा ज्यादा नुकसान वाला रहेगा, वो आइडेंटिफाई करना। अब उसको कैसे हैंडल करें वो करना, फिर हैंडल करने के बाद वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं, अभी भी रिस्क है क्या, वो चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई ऐसा देखा रहेगा सिचुएशन जहाँ पर कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहता है,
तो वहाँ पे हम लोग देखें कि जनरल वार्ड में रखा था, लेकिन उनको अभी तकलीफ होने लग गया, अनइजीनेस फील हो रहे हैं, तो उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई किया। क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया? अरे यार इसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो इसको हम लोग आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। क्यों आईसीयू में शिफ्ट किया? क्योंकि मैंने एनालाइज करके देखा कि भाई इसको आईसीयू में शिफ्ट करना ही ये रहेगा, सजेस्टेबल रहेगा। तो फिर बात आइडेंटिफाई किया रिस्क, द पर्सन नॉट फीलिंग वेल। फिर कौन सा सीरियस इसमें से देखा मैंने, ओके उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो ब्रीदिंग उसका सीरियस है। क्यों? दैट ब्रीदिंग स्टॉप हो गया तो मैं उसका बॉडी पेन नहीं रोक सकता। मैं बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन दैट कैन बी कंट्रोल लेटर ऑन, बट ब्रीदिंग भी हो रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है, और उसको शिवरिंग भी हो रहा है, या जो भी रहेगा, तो उसमें से ब्रीदिंग इज द रिस्क वन व्हिच आई नीड टू कंट्रोल फर्स्ट। तो मैंने आइडेंटिफाई किया और प्रायोरिटाइज भी कर दिया उसको कि ब्रीदिंग को स्टॉप करना है। तो मैंने उसको आईसीयू में लेके गया और उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया। देखा मैंने क्या करना चाहिए उसके लिए। अभी ब्रीदिंग नहीं हो रहा है उसको, तो आई कांट गिव माउथ ब्रीदिंग, और आई कांट गिव नाक में कुछ पाइप घुसा के नहीं फूक सकता मैं उसके। तो मैंने क्या किया, उसको प्लान किया, ये प्लान किया कि उसको हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, वेंटिलेटर पर रखेंगे। फिर ऑक्सीजन सप्लाई करके वेंटिलेटर पर रख के फिर उसको मॉनिटर किया, क्या इसका ब्रीदिंग अभी स्टेबल हो गया। तो अगर वो स्टेबल हो जाता है तो नेक्स्ट रिस्क जो था उसका बॉडी पेन और शिवरिंग का, वो मैं चेक करूंगा। तो ये होता है मेरा प्रॉपर फ्रेमवर्क, जिसको मैं हैंडल कर पाऊंगा कि रिस्क को कैसे हैंडल करना है। क्लियर विद दिस एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर जो दिया था ना, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, ये चारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मुझे लगता है, बोलते ना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है। बहुत से लोगों को देखा रहेगा तुमने, जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग कोई ट्रैकिंग पे जा रहे हो, सपोज ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तुम पहली बार जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो है समझो ट्रैक का लीडर है, तो तुम लोग को गाइड करता है कि डोंट क्लाइंब ओवर हियर, डोंट स्टेप ओवर हियर, और गिव द स्टेप्स लाइक दिस, गिव द स्टेप्स लाइक दैट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुमने अगर जरा सा भी नेग्लिजेंस दिखा दिया तो इट कैन कॉस्ट यू विद योर लाइफ ऑल्सो। तो अगर तुम देखोगे तो जब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ पे लोग तुमको रोप बांधने के लिए बोलते नहीं है, लेकिन जब तुमको स्टीप क्लाइंबिंग करना रहता है, पहाड़ वहाड़ कुछ चढ़ना रहेगा, तो वहाँ पे तुमको रोप क्लाइंब करके जाने के लिए बोलते हो लोग। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज यूज ऑफ चेकलिस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट मीन्स सवाल पूछो, जो पहले से यूज कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस पूछ के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क कैसे और कहाँ पर हो सकता है करके। और कैजुअल मैपिंग मतलब एक्सपीरियंस उसको भी नहीं है, एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, तो मैं अपने अंदाज से, मैं बोलता ना व्हाट यू कैन से सिक्स्थ सेंस, मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, वहाँ पे रिस्क हो सकता है, यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो दैट इज कैजुअल मैपिंग, मतलब आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। एंड इट इज अप टू यू, हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिस्क। नॉट ओनली these three are there, there may be any other experience also identification. That means you can identify risk in your own way also. It is not necessary कि ये तीन ही होना चाहिए करके, या यहाँ पे जो लिस्ट किया वही होना चाहिए करके। तुम लोग को सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब नहीं। तुमको पता चला यहाँ पे रिस्क है तो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, nowadays when you're riding the vehicle, 2-wheeler or 4-wheeler, in these 4 months from June, July to September, October, you have to carry your life in your hand. तो जान जोखिम में लेके ट्रैवल करना पड़ता है। क्यों? क्यों जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक क्यों तुम लोग को जान अपने जोखिम में लेके ट्रैवल करना पड़ता है, 2-wheeler स्पेशली? सर कोरोना। सर पॉटल्स। यस, कोरोना मार्च से, मैं जून से बोला मैंने, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बोला मैं। नवंबर में जाने वाले के कोरोना, मेरा मेहमान है क्या कोरोना बोला? सर वो नवंबर में सर जाने वो वाला। अभी तक है ना, पवई से उसके पवा आगे आता है वो, उसको क्या पता सर, पवई के आगे गया नहीं वो कोई। कौन है रे पवई से आगे? अच्छा आशु तो सके ये। हाँ सर। अच्छा आशु तो दोस्तों क्या पता। क्या यार, पवई के बाहर गया नहीं तू? क्या यार? सर जहाँ जहाँ जाता हूँ बताने की थोड़ी जरूरत है।
ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉट होल्स, ठीक है। अब अगर सपोज मैं बाइक चलाते जा रहा हूँ और सामने पॉट होल आ गया, तो मैंने क्या एनालाइज किया, मैंने क्या पहचाना, ये गड्ढे में डालना रिस्क है, गेटिंग। तो मैं क्या करूंगा, बाइक को इमरजेंसी ब्रेक मार दूंगा ना, डिस्क ब्रेक मार दूंगा, है मेरे पास डिस्क ब्रेक, है मेरे पास, मार दूंगा डिस्क ब्रेक में। क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क, सामने गड्ढा दिख गया और गड्ढा ऐसा है कि जहां पर मेरा बाइक अंदर गया तो मेरे को व्हीली मार दूंगा मैं, तो फ्रंट से वैसे हो जाएगा फिर। तो क्या करूंगा मैं चेक करूंगा साइड से कहीं लेके जा सकता हूँ क्या, मैं साइड से कहीं लेके जा सकता हूँ क्या, चेक करूंगा। लेकिन साइड में देखा उसका बाप बैठा था गड्ढे का, वो वहां का सभी तो बहुत बड़ा गड्ढा निकला है, तो क्या करूं, वो पूरा पैच ही गड्ढे से भरा हुआ है। मतलब अगर आप सांप को भी छोड़ दोगे ना, तो सांप भी बेचारा बिना गड्ढे में से गुजर नहीं पाएगा, ऐसा रोड है। मतलब इतने टर्न है वहां पे, इतने टर्न है, हर टर्न पे गड्ढा है। मतलब सामने गड्ढा दिखा, राइट थोड़ा सा राइट से लिया, वहां पे भी गड्ढा, लेफ्ट से लिया, वहां पे भी गड्ढा। मतलब सांप भी उस बिना गड्ढे में से जाए बिना जा नहीं पाएगा, ऐसे रोड है। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क है करके, तो मैंने क्या किया, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने प्लानिंग किया। जैसे गड्ढा दिख गया मैं गाड़ी स्लो करते हुए जाऊंगा, डिस्क ब्रेक नहीं मारूंगा। गड्ढा अचानक नहीं आता, दिन में ट्रेवल करते हो तो दूर से दिखता है, रात में ट्रेवल करते हो तो हेडलाइट से भी दिखता है। बशर्ते तुम लोग 100-200 की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर 100-200 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो फिर तुम्हारा बाइक तो गड्ढे में रहेगा, तुम पता नहीं कहीं और जाके गिर जाओगे, किसी और गड्ढे में दिखोगे। तो आइडेंटिफाई कर लिया मैंने रिस्क को, तो मैंने क्या किया, उसको एनालाइज किया, बहुत रिस्की है यहाँ पर, एक गड्ढा रहेगा तो मैं चल भाई अवॉइड करके मैं निकल गया, लेकिन यहाँ पर तो गड्ढों का पूरा फैमिली है, तो मैं उन फैमिली को विजिट करते हुए जा रहा हूँ, मैं हर एक को मिलते हुए जा रहा हूँ। कैसे जाऊंगा मैं, हर एक को मिलते हुए एकदम स्लो कर दिया मैंने गाड़ी को, मतलब ऐसे कर दिया कि उतर के चल के जाऊंगा ना तो जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, इतना स्लो कर दिया मैंने गाड़ी को। वो स्पीडोमीटर भी बोल रहा है कि क्या मजाक कर रहा है तू, मतलब लेकिन मुझे वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको अवॉइड कैसे करूंगा, मैं साइड में लेके जाऊंगा या तो फिर बहुत स्लो कर दूंगा, एकदम धीरे से चलाऊंगा। मैं प्लान किया मैंने। अब अगली बार जब उस रोड से आऊंगा वापस से मुझे वैसा झटका लगेगा जैसे पहली बार लगा था। नहीं, क्यों? क्योंकि ये बार हम लोग को पता है ना यस, कि दैट इज चेकलिस्ट। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मैं SM शेट्टी से साकिनाक की तरफ जाता हूँ वाया चांदीवली, तो मुझे बाइक को उतार के चलाते हुए लेके जाना चाहिए, भगाते हुए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि SM शेट्टी से साकिनाका चांदीवली होते हुए वहां पर रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड है। तो दिस इज द सिचुएशन, ओके। तो ये मैंने समझ के ले लिया। तो आइडेंटिफाई करो पहले उसको, कैसे आइडेंटिफाई करना तुम्हारे पे डिपेंड है, इट्स अप टू यू, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब यहाँ पर पोहेम करके बंदा है, वो 10 रिस्क बताता है कौन से है वो। पहले 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, पढ़ लो फटाफट। पर्सनल शॉर्टफॉल्स, मतलब कोई स्टाफ छोड़ के चला गया हो। अनरियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब ऐसा टाइम और कॉस्ट बता दिया जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। रॉन्ग सॉफ्टवेयर डेवलप करना फंक्शन, और रॉन्ग यूजर इंटरफेस डेवलप करना। रीड फटाफट एवरीवन दिस। लिया
हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Yes. Yes, Next sir. slide. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Next, gold plating, late changes, shortfalls, externally component or task, real-time performance, and development technically too difficult. हो गया? Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Anything? Yes, sir. Yes, sir. कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पॉइंट है क्या? Third point. है कोई बताने के लिए या नेक्स्ट पे जा सकते हैं? Sir, third point नहीं समझा. कौन सा? Third point. थर्ड पॉइंट, shortfalls in external supplied components. अब ये जो है एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है, फॉर एग्जांपल तुमने मिथिलेश सर ने जो IoT का प्रैक्टिकल जो दिया था वो चेक किया है क्या? देखा किसी ने? YouTube का ना लिंक. ये वीडियोस हाँ सर. देखा? वहाँ पे उन्होंने LED का यूज किया हुआ है, रेड कलर का LED बल्ब. देखा है क्या वो? रेड कलर का LED बल्ब जो है ना, वो कॉलेज बना था ना अपने पेट के लैब में. नहीं. कॉलेज डेवलप करता है LED बल्ब अपने लैब में बैठ के. और मिथिलेश सर नहीं सर. मिथिलेश सर, सत्यवान सर के सोल्डरिंग वगैरह गन वगैरह लेके बैठते हैं ना वहाँ पे. नहीं सर, वो बाहर से मंगाते हैं. बाहर से मंगाते हैं. तो अगर सबको जैसे अभी अगर हमें देखेंगे, अभी हम लोग ये जो करंट सिचुएशन जो चल रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इंडिया ने ना मतलब जो हैंडल कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स को, उनको संभालने के लिए बहुत से इंपोर्ट किए थे. क्या वो किट क्या बोलते हैं उसको? वेंटिलेटर. Kids, PT kit. कौन सा? हाँ स्पीड, क्या बोलते हो? स्पीड, PPE kit. PPE का फुल फॉर्म क्या है? PPE का फुल फॉर्म क्या? PPE का सर कुछ तो प्लास्टिक पॉलीमर ऐसा कुछ होता है. मेरे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट है वो. अच्छा, पॉलीमर से बनना है. पॉलीमर से तो बनता है तो ठीक है. तो वो PPE किट इंपोर्ट किया था, बहुत लार्ज स्केल पे इंपोर्ट किया था. फिर बाद में उन्होंने ना रिजेक्ट कर दिया. अगर तुम्हें देखा रहेगा, अगर पता रहेगा तो, अरे यार, अगर तुम्हें देखा रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. क्यों रिजेक्ट कर दिया? मुझे इंपोर्ट किया था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. बोला कि ये हम लोग को नहीं चाहिए. क्यों रिजेक्ट कर दिया? कुछ खराबी होगी उसमें. थोड़ा अच्छा नहीं होगा. खराब रहेगा. प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी नहीं अच्छा है, नहीं रहता. क्वालिटी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, खराब नहीं है. ये कैसे आइडेंटिफाई किया तुमने?
उसे यूज करके यूज किया, लेकिन तुमको मालूम कैसे पड़ा ये इंफीरियर क्वालिटी का है, ये निचले दर्जे का है, ये मालूम कैसे पड़ा तुमको? उसका इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्शन और टेस्ट की रहेंगे ना। इंस्पेक्शन और टेस्ट नहीं, तुम लोग ना कभी भी कोई भी चीज इस्तेमाल करते हो ना, उसको कंपेयर करते हो, बेंचमार्क। मतलब जो पहले मैंने इस्तेमाल किया था ना, वो बहुत अच्छा किट था, उसमें कुछ तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अभी जो किट आया ना, इसमें घुटन होती है, गर्मी होती है, और यहाँ पे बदन को चिपकता है पूरा, वो चिपचिपा बन जाता है पूरा वो। इसीलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों? बिकॉज अर्लियर किट हैज सेट अ बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया विकेट कीपर आता भी है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उसको बोलेंगे कि ये विकेट कीपर कुछ काम का नहीं है, इसको विकेट कीपिंग आता नहीं है। क्यों? अरे कैच तो पकड़ रहा है बराबर, स्टंपिंग भी तो कर रहा है, रनआउट भी तो कर रहा है वो, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है बोलते। क्यों? क्योंकि धोनी ने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है। धोनी था पहले बहुत अच्छे थे। यस, धोनी ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया है ना कि नो वन इन द वर्ल्ड कैन इजीली मीट दैट एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम देखोगे ना स्टंपिंग का भी, जब तक बैट्समैन को पता चल जाता था कि मेरा बॉल पास हो गया बैट पे से, तब तक धोनी स्टंपिंग कर दिया रहता था। तुमने अगर देखा रहेगा, इसके वीडियोस वगैरह सब देखा रहेगा, तो रिएक्शन टाइम उसका हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रहता था। मतलब बैट्समैन को समझने को टाइम भी नहीं लगता था कि भाई मैंने पैर ऊपर उठा लिया है, लेकिन तब तो धोनी ने स्टंपिंग कर भी दिया था। यही अगर धोनी के पहले जो था ना, अरे यार ठीक है मिस्टेक होता है, रह गया, उसको हाथ बॉल पकड़ने नहीं आया, जमा नहीं उसको, लेकिन धोनी ने ये सब ना निकाल दिया था उसने। ये सब जो लोगों का जो मिसकंसेप्शन था कि बॉल छूट सकता है, टाइम लगता है करने के लिए, ये सब उसने वहाँ पे उसने ये बोलते ना कि उसने बेंचमार्क सेट कर दिया था कि ये अलर्ट अगर रहेगा तुम्हारा माइंड, तो ये सब एक्सक्यूज तुम दे नहीं सकते, तो मार्क रहता है वो। तो उसने एक मिसाल सेट कर दिया है कि आज के बाद जो विकेट कीपर आएगा उसको अलर्ट रहेगा, तो ही वो मेरे जैसा बन पाएगा, या तो फिर मेरे को पीछे छोड़ पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। वो बेंचमार्क। देन इंस्पेक्शन मतलब चेक करना, पहले से कंपेयर करना। जैसे फूड इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मतलब जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसका एग्रीमेंट खत्म होने आता है तो फिर वो क्वालिटी अपने आप खराब हो जाता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल्स, तो ये सारे फैक्टर्स अगर सेटिस्फाई करते हैं तो तुम्हारा ये शॉर्टफॉल नहीं आता कभी भी। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक खराब हो जाता है तो फिर तुम्हारा ये शॉर्टफॉल तो आना ही आना है। So that is what they say over here, shortfalls in externally supplied component। तो अगर जो सप्लायर अभी सप्लाई कर रहा था हम लोग को एलईडी बल्ब, उसको मैंने बोला कि भाई तेरे एलईडी बल्ब तो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं और हम लोग को ये अफोर्डेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई और सप्लायर को ढूंढेंगे। लेकिन और सप्लायर ढूंढने के लिए सप्लायर ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर के बाजू में बैठा था और उसने बोल दिया कि भाई उसके पास से नहीं ले रहा, मेरे पास से ले। नहीं, वो ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मेरा जो एक्सटर्नल कंपोनेंट था इतना कॉस्टली था और इतना रेयर था कि वो कंट्री में बहुत कम सप्लायर है, उसके 5 से 6 सप्लायर ही रह गए। तो दूसरा सप्लायर कौन है वो पता नहीं, वो मेरे यहाँ पे डिलीवर करता है कि नहीं पता नहीं, ये सिटी में डिलीवर करता है कि नहीं पता नहीं, तो वो सब आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। So that is what they say over here, shortfalls in externally supplied component. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. how do you prioritize risk? मतलब रिस्क को हम लोग प्रायोरिटी कैसे देंगे? Risk exposure equal to potential damage into probability of occurrence। मतलब अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि बाढ़ आने से आधा मिलियन मतलब कितना, 1 मिलियन मतलब कितना, 10 lakhs
1 million means 10 lakh and 0.5 million मतलब 5 lakhs. 5 lakhs. ओके 5 लाख पौंड का डैमेज होगा। ये मेरा एस्टिमेट है। बाढ़ आने से 5 लाख रुपए, हम लोग रुपए में लेते हैं, पौंड छोड़ दो, पौंड अपने बस की बात नहीं है। 90 रुपीज पर पाउंड नहीं बाबा, इतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग, अगर लाख में बात करते रुपये में। ओके तो मैंने ये अंदाज लगाया कि अगर मेरे शहर में बाढ़ आता है तो मुझे 5 लाख रुपए का डैमेज होता है, आता है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पोटेंशियल डैमेज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो अगर मैं ये रिस्क एक्सपोजर का अगर देखूं, पोटेंशियल डैमेज कितना बोला गया है, 5 लाख का, ठीक है। लेकिन इसको 5 लाख को 5 लाख ठहराता कौन है, ये तो फिक्स है मेरा 5 लाख का नुकसान होगा, लेकिन ये 5 लाख का होगा ये ठहराता कौन है मेरा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अगर बाढ़ आया ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा उसका, 0 तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 5 लाख आएगा ना। नहीं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। 0. हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 5 लाख इंटू 0 क्या आएगा, 0। तो डैमेज कितना हो गया मेरा, 0 रुपीज। 0 रुपीज का। दैट इज एब्सोल्युटली नो चांस से लेके सर्टनली आएगा। तो अगर ये आ गया, ये 0 कैंसिल है, अगर ये आ गया तो मेरा 5 लाख का नुकसान होगा ही होगा, समझ में आया। लेकिन ये कब आएगा, जब पूरी तरह से बाढ़ आ गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया तब। लेकिन बाढ़ पूरी तरह से आ जाएगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, वहां पर ये हो सकता है गांव नहीं, सिर्फ एक जिला खाली डैमेज हो गया। तो वो हो गया मेरा 100 जिले थे मेरे शहर में, मेरे गांव में, उसमें से एक ही जिला डैमेज हुआ है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, वो 0.01। मेरा 5 लाख का अगर मैं 0.01 करता हूं तो मेरा लॉस कितना होता है, 5000। 5000 का। 5000 का लॉस चलेगा, बेयर कर पाऊंगा। हाँ सर। हाँ. So this is how you give the priority to the risk, and that priority of the risk can be identified upon the probability of its occurrence. डैमेज तो सेम रहेगा, लेकिन डैमेज को जो वैल्यू है वो डिफर करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे। अगर मेरे 100 जिले में से अगर 50 जिले अगर बर्बाद हो जाते तो मेरा अकरेंस कितना रहता, 100 में से 50 जिले मेरे बर्बाद हो जाते, 50 जिलों में बाढ़ आया था 100 में से, तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.5 बराबर है। तो 5 लाख का 0.5 कितना हो गया, 2.5 लाख. 2.5 लाख बहुत ज्यादा है मेरे लिए, फिर भी 5000 कंसिडर्ड, लेकिन 2.5 लाख इट इज ऑल्सो अ मोर डैमेज टू मी। तो मेरा 5 लाख तो फिक्स है, हो सकता है करके मैक्सिमम, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है वो कौन बताएगा, मेरा ऑकरेंस। समझ में आया हाँ सर। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Remaining slide number 11 will continue with next lecture. Attendance सबका हो गया ना, मार्क कोई रह गया है, सबका अटेंडेंस हो गया है ना? Yes, sir. Okay, so till we meet in next lecture, everyone stay home, stay safe, take care, bye bye.